तो ये है हमारा आज का टॉपिक और शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। तो बेसिकली सेल बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर सेल का रोल क्या है एंड सेल को कितने हिसाब से बांटा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सब तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर आज भी हम लोग इसके बारे में बात करते हुए चलेंगे, राइट। अब बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पे हम लोग दो तीन हिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे कि बायोलॉजी वर्ड वगैरह किन के द्वारा पहली बार बोला गया, कॉइन किया गया, ऐसा ऐसा टाइप का बात। सबसे पहला देख पा रहे हो, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। एरिस्टोटल नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हम लोग से अगर वन लाइनर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि who among the following is known as the father of biology, तो हम लोग को नाम किनका याद रखना है, एरिस्टोटल का, राइट। द टर्म बायोलॉजी was first coined by Lamarck and Treviranus in 1802। तो बायोलॉजी वर्ड किनके द्वारा कॉइन किया गया है, तब हम लोग को दो व्यक्ति का नाम याद रखना है, एक थे लमार्क एंड दूसरे थे, सर कॉइन किया गया है मतलब? कॉइन किया गया है का मतलब कि वो जो नाम है ना पहली बार लिख के देखो, बायोलॉजी ये एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस चीज को हम लोग बायोलॉजी कहेंगे। ये बायोलॉजी वर्ड हम लोग के सामने लाए थे लमार्क एंड ट्रेविरेनस ने, राइट, 1802 ईस्वी में कॉइंड किया गया। मतलब पहली बार इस वर्ड को बोल के सबके सामने रख दिए कि बायोलॉजी बोल के कोई चीज है, राइट। ये तो हम लोग नहीं बनाए, तो बनाया कौन, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस इन ईयर 1802। The living and non-living beings of subatomic level are basically similar and the fundamental chemical and physical principles are equally applicable to both of them। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सब एटॉमिक लेवल पे हम लोग जो भी प्रिंसिपल्स का देख पा रहे हैं, उनका चाहे हम लोग लिविंग बोले चाहे नॉन लिविंग बोले, दोनों में ही हम लोगों को इक्वली एप्लीकेबल दिखेगा। क्या, तो वो जो फंडामेंटल केमिकल एंड प्रिंसिपल है सब एटॉमिक लेवल का, वो, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं। मतलब जैसे हम लोग लिविंग में तो देख पा रहे हैं सबसे फंडामेंटल चीज है सेल, बट नॉन लिविंग में फंडामेंटल चीज सेल तो नहीं होता है, क्या होगा, एटम होगा, ठीक। सब एटमिक लेवल पे बोल रहा है तो एटम से भी छोटा, आर बेसिकली सिमिलर एंड द बोथ फंडामेंटल केमिकल एंड फिजिकल प्रिंसिपल्स आर इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ ऑफ देम। मतलब जो प्रिंसिपल है केमिकल एंड फिजिकल, ये दोनों ही जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये एप्लीकेबल है सब एटॉमिक लेवल पे, चाहे हम लोग नॉन लिविंग का बात करें चाहे वो लिविंग का बात करें, राइट। उसके बाद बेसिक बायोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में बांटा जा सकता है। यहाँ पे देख पा रहे हो ब्रांचेस, पहला ब्रांच है उसको हम लोग बेसिक बायोलॉजी कह सकते हैं। एंड बेसिक बायोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे बोटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बोटनी क्या है, थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बोटनी। तो बोटनी के फादर कौन, थियोफ्रास्टस। ही रोट अ बुक हिस्टोरिया प्लांटरम इन विच ही प्रेजेंटेड द अकाउंट ऑफ अबाउट 500 प्लांट्स। तो हम लोग से ये भी पूछा जा सकता है हिस्टोरिया प्लांटरम किनके द्वारा लिखा गया, तो थियोफ्रास्टस, जिनको हम लोग जानते हैं एज फादर ऑफ बोटनी। जूलॉजी जो हमारा बेसिक बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट है, तो एरिस्टोटल is also called as the father of zoology, who elaborated the structure of animals, their natures, classifications, reproductions, etc. of about 500 animals. In his book Historia Animalium,
he is also called the father of embryology. तो ज़ूलॉजी से हम लोग को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? पहले, ज़ूलॉजी होता क्या है? तो इसमें बेसिकली हम लोग समझते हैं क्या? तो एनिमल के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक। बोटनी तो उसमें प्लांट किंगडम के बारे में। ज़ूलॉजी के बारे में मतलब उनके फादर के हिसाब से किन्हें कंसिडर किया जाता है? तो एरिस्टोटल का नाम याद रखना है। उनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, हम लोग को उस बुक का नाम याद रखना है, हिस्टोरिया एनिमलियम। एंड एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक। तो यहां पे हम लोगों को 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेंटेंस से या पैराग्राफ से हम लोग का जो भी क्वेश्चन बनता है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तीसरा देख पा रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी। It is a branch of science that deals with the study of microorganisms like bacteria and viruses. तो हम लोग जिस विद्या के माध्यम से सीखते हैं अबाउट जीवाणु, विषाणु और वैसे ही जो भी सूक्ष्म जीवी होते हैं उनके बारे में जो हमें ज्ञान देता है, उस पर्टिकुलर विषय को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, राइट। अब ब्रांचेस ऑफ बोटनी के हिसाब से हम लोग का स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इसको स्टैटिक जीके में भी रख सकते हो, बायोलॉजी में भी रख सकते हो, ठीक। तो इसमें हम लोग को समझना क्या है, इसमें कुछ कुछ नेम है, किस चीज का वो स्टडी के तौर पे उस नेम को हम लोग अप्लाई करते हैं, उस चीज को मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग नेम्स देख पा रहे हैं, एंड राइट हैंड साइड में वो किस चीज का स्टडी है। एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ क्रॉप्स। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि वो विद्या जिसमें हम लोग क्रॉप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एग्रोनॉमी। नेक्स्ट आता है एंथोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फूलों के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे हम लोग एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ एजेस ऑफ ट्री। तो जो पेड़ होते हैं उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को जो स्टडी करना पड़ता है उसे कहते हैं हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एंड ये कैसे निकाला जाता है? तो इसका तरीका होता है, जो उनका ब्रांचेस होते हैं ना ट्रीज के, तो सबसे मोटा जो ब्रांच होगा उसे काट दिया जाएगा इन लैटरल सेक्शन। और लैटरल सेक्शन को अगर हम लोग व्यू करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, गोल सा, और उसमें बहुत सारे चक्के दिखेंगे अंदर अंदर में हम लोगों को। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में बेसिकली इन चक्कों का स्टडी करके बताया जाता है कि वो पेड़ है कितना पुराना, ठीक। तो हम लोग को यहाँ पे एजेस ऑफ अ ट्री को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टडी करना पड़ता है उसको हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है डेंड्रोलॉजी। क्या है ये? स्टडी ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स। तो हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज। तो हर्ब्स एकदम छोटे घास, सर्ब्स जो मिडिल वाले घास होते हैं ना, जो एग्जैक्टली हर्ब्स भी नहीं है और प्लांट्स भी नहीं है, दोनों के बीच में है, उसे हम, गुल्मो, यस, उसको, बांग्लादेश बोले गुल्मो। ओके ओके, थैंक यू, पता नहीं था मुझे। तो इसे हम लोग शर्ब्स कहते हैं। तो इन सब का जो स्टडी है उसे हम लोग कहते हैं डेंड्रोलॉजी, राइट। उसके बाद है इथेनोबोटनी। ये क्या है भाई? स्टडी ऑफ प्लांट्स बाय ट्राइब्स। अगर हम लोग ट्राइब्स करके स्टडी करते हैं प्लांट्स का तो उसे कहेंगे हम लोग इथेनोबोटनी। एक्सोबायोलॉजी, ये क्या है भाई? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अदर प्लैनेट्स। तो अदर प्लैनेट में, हमारा अर्थ को छोड़ के जो बाकी और प्लैनेट्स में, उनमें प्रेजेंट रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में स्टडी करना है तो हम लोग को एक्सोबायोलॉजी के माध्यम से करना पड़ेगा। फिर आता है हिस्टोलॉजी। तो इसमें हम लोग कहते हैं इसको स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो जो टिश्यूज होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है भाई? तो हॉर्टिकल्चर है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड गार्डन क्रॉप्स, राइट। उसके बाद माइकोलॉजी देखोगे तो फंगी के लिए, राइट। एल्गी के लिए हम लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, क्योंकि ये देखने में बड़ा एक जैसा, एक है माइकोलॉजी, एक है फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी फंगस से बिलोंग करता है, फाइकोलॉजी
एल्गी से बिलोंग करता है। इस पे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। माइको फॉर फंगस, फाइको फॉर एल्गी, राइट। उसके बाद पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। तो प्लांट्स का जो फॉसिल बन जाता है उसके अध्ययन को हम लोग पैलियोबोटिन कहते हैं। फिर है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। Silviculture, care and cultivation of forest trees. Spermology, study of seeds. Tissue culture, growth of tissue in synthetic medium. तो अब हमें इन सब का रिलेशन किससे है वो पता चल गया है। बस टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, याद भी रहेगा, एंड क्वेश्चन में देखोगे फटाक से याद भी आ जाएगा। ठीक, तो वो चीज टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाएंगे ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। इसमें भी टोटल लगभग 16-17 ब्रांचेस देखेंगे क्या है। आर्कनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। तो जो मकड़ी होते हैं ना उसका स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो वो आर्कनोलॉजी कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी। इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। यूजेनिक्स, स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय यूज ऑफ जेनेटिक्स। यूथेनिक्स, स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अल्टरिंग प्रोटीन चेन। तो हम लोग यहां पे भी कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स में। तो यूजेनिक्स में क्या हो रहा है? ऐसा स्टडी हो रहा है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं इंप्रूव करना है किसको? ह्यूमन रेस को। एंड इसमें इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? तो जेनेटिक्स का, राइट। और यूथेनिक्स में क्या हो रहा है? तो बेसिकली इसमें भी हम लोग सीख रहे हैं इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अल्टरिंग प्रोटीन चेन। तो जो प्रोटीन चेन है ना उसको चेंज कर देना, राइट। तो जहां पे हम लोग प्रोटीन चेंज का अल्टर करके ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाएंगे, उसमें और भी क्वालिटीज डेवलप करेंगे, तब हम लोग उसको कहेंगे यूथेनिक्स। एंड जहां पे हम लोग उसी प्रोसेस को करेंगे बट हम लोग जेनेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग कह लेंगे वो यूजेनिक्स, राइट। उसके बाद आता है एंटोमोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक, याद रखना है। फिर आता है गेरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विथ एज। तो एज के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या बदलाव आ रहा है इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग को गेरोंटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। हेमाटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिजीजेस। तो ब्लड से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हेमाटोलॉजी। उसके बाद आता है हर्पेटोलॉजी। ये क्या है? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो रेप्टाइल्स क्या है? तो सरीसृप। एम्फीबियंस क्या है? तो ऐसे प्राणी जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, राइट। तो उसे हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। उसके बाद क्या है? इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑस्टियोलॉजी, टीथ नहीं होगा यहाँ पे, बोन होगा, टाइपिंग मिस्टेक था। ऑफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स। फाइलोजेनी, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ अ जीनस। तो किसी भी जीनस का डेवलपमेंटल हिस्ट्री अगर हम लोग स्टडी करते हैं वो फाइलोजेनी के नाम से जानता है हम लोग। फिर होता है टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? ये अगर हम लोग से पूछा जाए तो याद रखना है सी लिनेयस, कैरलस लिनेयस, राइट।
अब हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग ज्यादा नहीं बेसिकली पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, एंड वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस। इसे हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु एंड वायरसेस को कहते हैं विषाणु। अप्लाइड बायोलॉजी, तो जैसे हम लोग देख पा रहे थे बायोलॉजी का दो भाग, एक था बेसिक बायोलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े क्या क्या, बोटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, फार्मेसी, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या चीज है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ह्यूमन काइंड का वेलफेयर के लिए हम लोग जो भी चीज करते हैं उसको हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी का, तो वहां पे जो बायोलॉजी है वो कहलाएगा अप्लाइड बायोलॉजी। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंसेस, वेटरनरी साइंसेस एंड फार्मेसी। एग्रीकल्चर क्या है भाई? इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग का प्रैक्टिस को डील करने वाला ये ब्रांच है जिसे हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर में हम लोग फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल रियरिंग, वूल एंड अदर प्रोडक्ट का भी रियरिंग को शामिल कर सकते हैं। मेडिकल साइंसेस में हम लोग अपना अप्लाइड बायोलॉजी का रूप कैसे देखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, देयर कॉजेटिव एजेंट्स, प्रिवेंशंस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीजेस। तो मेडिकल साइंसेस में हम लोग बायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या क्या देखने के लिए? तो ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसके डिजीज का चेकअप करना, उसके पॉजिटिव एजेंट्स का पता लगाना, उसका प्रिवेंशन करवाना, उसका कंट्रोल एंड उस पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट करना, राइट। वेटरनरी साइंस क्या है भाई? तो वेटरनरी साइंस बेसिकली पशुओं के लिए जो होता है ना, एनिमल्स के लिए जो डॉक्टरी कहलाती है ना, उसे हम लोग वेटरनरी साइंस कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स का मेडिकेशन बेसिकली यहाँ पे किया जाता है। Pharmacy. It is a branch of applied science that deals with the study of medicines, that is their nature, production, effect and distribution. तो यहाँ पे हम लोग फार्मेसी के माध्यम से ये समझ पा रहे हैं कि फार्मेसी एक ऐसा अप्लाइड साइंस है जो बेसिकली डील करता है किसके अध्ययन के साथ? तो मेडिसिन के, और उनके नेचर के, उनके प्रोडक्शन के, उनके इफेक्ट के एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन के। किसके? तो मेडिसिन के। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, एंड डॉक्टरों को जो ओथ होता है वो हिप्पोक्रेट ओथ ही कहलाता है ना, याद है ना? तो देखना ये हम लोग थ्री इडियट फिल्म में इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जब आमिर खान करीना कपूर से पूछता है कि अरे वो बताओ बताओ जो मतलब जब वो उसका दोस्त का पापा का तबीयत हाँ, खराब हो जाता हाँ, हाँ, है, মনে পড়েছে। उस समय हिपोक्रेट्स का वो नाम लेते हैं। ठीक है, तो ये हिपोक्रेट्स नाम भी हम लोग को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इन्हीं का शपथ, इन्हीं को मतलब वो शपथ लिया जाता है, तब जाके वो लोग को एज अ डॉक्टर कंसिडर किया जाने लगता है, राइट, उस ओथ के बाद। अब हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, हम लोग इसमें बहुत सारा चीज जान पा रहे हैं। बेसिक में हम लोग जाने बोटनी के बारे में थोड़ा बहुत, कि वो ऐसा स्टडी है जिससे हम लोग प्लांट के बारे में जान सकते हैं। हम लोग जूलॉजी के बारे में जाने जिसके स्टडी करने से हम लोग एनिमल के बारे में जान सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात किए जिसके स्टडी करने से हम लोग वायरसेस एंड बैक्टीरियाज के बारे में जान सकते हैं। एज वेल एज हम लोग और भी अप्लाइड साइंस या फिर बायोलॉजी के बारे में भी बात की, जिसमें एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंसेस, फार्मेसी, वेटरनरी साइंसेस ये सबको इंक्लूडेड था। ये ह्यूमन रेस को एज वेल एज उसके रिलेटेड इकोलॉजी को वेलफेयर कंडीशन में पहुंचाने के लिए एक बहुत ही मददगार चीज है, बट इसका ही बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है। तो देख लेते हैं हम लोग को वो मिसयूज कौन सा याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। वेरियस बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट द ह्यूमन रेस। दीज आर एमनियोसिंथेसिस, ये क्या है? अ टेक्निक विच
detects the fetal abnormalities by analyzing chromosomal defects or aberrations at the fetus stage. The test could reveal the sex of the fetus, which has increased the case of absorption in India. तो ये एमनियोसेंटेसिस जो है, जिसका इस्तेमाल करके बहुत सारे व्यक्ति पता लगा लेते हैं कि जो बेबी है अभी उनके मदर के वूम में, उनका सेक्स क्या है, जिसके वजह से अगर वो लड़की रही तो अबॉर्ट कर दिया जाता है। एंड इसी टेक्निक के वजह से ही, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो बायोलॉजी का मिसयूज हो रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को इकोलॉजिकल डिसबैलेंस का सामना करना पड़ सकता है, अगर लॉन्ग टर्म की बात को ध्यान में रखा जाए तो। राइट, नेक्स्ट, बायो वेपन्स। तो बायो वेपन्स के बारे में क्या ही कहना, अभी तो हम लोग उसी फेज से गुजर रहे हैं कोरोना काल से। एंड कहा भी जा रहा है कि ये एक ऐसा बायो वेपन है जो चाइना के द्वारा उसके लैब में ही रेडी करवाया गया था। एंड ये भी कह दिया गया है बहुत सारे सोर्सेस से कि चाइना के पास कोविड का वैक्सीन उसका पैंडमिक बनने से पहले से ही उपलब्ध है। तो यहाँ पे ये जो पूरा वर्ल्ड जिससे ग्रसित हो गया, एंड बहुत सारे व्यक्ति का देहांत हो चुका है इसमें, तो है ही ये वेपन जैसा ही काम किया। एंड इसमें कोई बंदूक कोई गोली नहीं, बायोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए ये कहलाने लगा बायो वेपन्स। एंड ये भी एक बड़ा मिसयूज है ऑफ बायोलॉजी का। These are antibiotic resistant microorganisms with increased infertility. These are used as an agent of effective weapon of bioterrorism. तो यहाँ पे इन सब को, जो बायो वेपन्स, जो वायरस हो या फिर और भी जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनको जो बनाया जा रहा है एज अ बायो वेपन, तो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है। एंड उन्हें उनका फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई फाई कर दिया जाता है, ताकि वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करे और उनका इफेक्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाए। ठीक, तो वो हो रहा है, म्यूटेंट्स भी बदल रहे हैं, तो समझ में तो आता है बहुत सारी बातें। चलो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये हम लोग समझेंगे कैसे। एंड बेसिकली क्या क्या होता है जो हम लोग को जानना चाहिए एक लिविंग बीइंग्स। The living organism have some unique characteristics which differentiate them from non-living organisms. तो उनके अंदर बहुत सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसे आलादा करते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला क्या है? सेल्यूलर स्ट्रक्चर। Cell is the building block of living body. It is a structure and functional unit of life. This complex arrangement lacks in non-living organisms. तो सेलुलर स्ट्रक्चर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देख पाएंगे, बट अगर वही चीज हम लोग एक नॉन लिविंग बॉडी को उठा के देखें तो वहां पे हम लोग को ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, जिसको हम लोग सेल कह रहे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज अ सैलिएंट डायनेमिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग के अंदर, उसे हम लोग सिंपली मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, जो एक डायनामिक फीचर है of all living organism. Right? Metabolism can be categorized into two halves or phases. First is anabolism and the second one is catabolism. ध्यान से सुनना, बहुत ही छोटा डिफरेंस है, पूछता है पक्का। एनाबॉलिज्म क्या है भाई? इट इज द कंस्ट्रक्टिव फेज एज, देखो सिंपली ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव। एंड कैटाबॉलिज्म में देखोगे
इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फेज। तो सिंपली पूछ सकता है कि वो कौन सा मेटाबॉलिज्म है जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन देख पाते हैं, तो वो कहलाएगा एनाबॉलिज्म। वो कौन सा मेटाबॉलिज्म है जिसमें हम लोग डिस्ट्रक्शन देख पाते हैं, वो कहलाएगा कैटाबॉलिज्म। किसका, देख लेते हैं। एज इन दिस फेज protoplasm and other complex substances are formed which help in growth and development of body। तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस और भी जो सेल ऑर्गेनल्स है सबको मिला दो तो प्रोटोप्लाज्म, उन सब का जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट जो बॉडी में उसके वजह से आ रहा है, इस चीज को हम लोग कहेंगे एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को ध्यान में रखना है, सिंपली दे देता है ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन और अ एनाबॉलिक रिएक्शन। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, तो यहां पे देखो बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है कुछ, तो कंस्ट्रक्टिव कौन था, एनाबॉलिज्म था। कैटाबॉलिज्म क्या है भाई, इट इज द डिस्ट्रक्टिव फेज इन विच complex molecule or nutrients are broken down into simpler ones resulting in the release of energy। तो कैटाबॉलिज्म क्या है सर, तो हम लोग को सिंपली याद रखना है इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फेज जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग बाहर से इनटेक कर रहे हैं और उसे फिर छोटे छोटे भागों में तोड़ देना ताकि उसका सिंपल फॉर्म से हम लोग को एनर्जी मिल सके, इसे हम लोग कैटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च टू फॉर्म ग्लूकोज which later on broken into water, carbon dioxide and release energy। तो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ठीक है, तो यहां पे हम लोग को स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स है उसको क्या किया जा रहा है, सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ दिया जा रहा है और फर्दर और भी उसे तोड़ के सिंपल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी के रूप में छोड़ दिया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे टूटना हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, तो डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव फेज कौन सा था, कैटाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टिव फेज कौन सा था, एनाबॉलिज्म। ये दोनों किसके पार्ट है, मेटाबॉलिज्म, राइट। अब चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट देखने के लिए न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Intake of food particles to provide energy and material for its life sustaining activities is called nutrition। तो न्यूट्रिशन बेसिकली अगर मोटा मोटी हिंदी में बात करें तो न्यूट्रिशन ये होता है कि बाहर से हम लोग किसी चीज को लिए, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ जिसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कह रहे हैं, और फिर उससे हम लोग को एनर्जी मिल गया, ये जो होल प्रोसेस है इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम अ सेल। तो इस पृथ्वी पे जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका जिंदगी शुरुआत होता है एक इंडिविजुअल सेल से। इट फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी सेल्स टिश्यूज व्हिच फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली अ कंप्लीट बॉडी। तो बेसिकली जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बताया जा रहा है यहाँ पे, पहले सेल को बहुत ज्यादा मतलब एक बन गया क्लस्टर ऑफ सेल इक्वल टू टिश्यू, फिर क्लस्टर ऑफ टिश्यू इक्वल टू ऑर्गन, क्लस्टर ऑफ ऑर्गन इक्वल टू ऑर्गेनिज्म, या ये पूरा होल बॉडी, राइट। तो ये ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। तो ये बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एक फुल्ली ग्रोन जो वर्टिब्रेट एनिमल्स देखोगे, चाहे ह्यूमन ले लो, चाहे मैमल्स में किसी में ले लो, चाहे रेप्टाइल्स ले लो, एम्फीबिया ले लो, तो उसमें हम लोग देखेंगे वो उसका शुरुआत एक सेल से होता है, बट वो धीरे 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 बढ़ते 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 उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो जाके एक पूरा प्रॉपर बॉडी का शेप ले रहा है। This phenomenon is called growth, which is distinctive feature of an organism, right? फिर क्या देख पाएंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन।
इट इज अ साइलेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को एकदम देखने को मिलेगा। एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इस पृथ्वी पे सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनका जनरेशन को वो मेंटेन कर सके, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को। एग्जाम्पल, प्लांट प्रोड्यूस सीड्स which germinate to produce the same plant again. Likewise, mammal gives birth to the child. सही है। उसके बाद क्या है? सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग कॉन्सियसनेस भी कह सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरमेंटल चेंजेस, तो हम लोग सभी एनवायरमेंटल चेंजेस के तरफ सेंसिटिव हैं। They have consciousness for their production, feeling of hot and cold, withdrawal of organs after pinching of thorns and touch with acid. These acts are also known as excitability, right? तो सेंसिटिविटी को हम लोगों को मोटा मोटी बात में समझना है, तो हम लोग जो जो फील कर पा रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, हम लोग जो सोच पा रहे हैं वो भी हमारा कंसियस ही है, राइट? तो इस चीज को हम लोग सेंसिटिविटी कह सकते हैं, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको एक्साइटेबिलिटी भी बोलेंगे। फिर एडाप्टेशन, एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in response to external environmental changes is called adaptation। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर टेरिटरी या लोकेशन से बिलोंग करता है, वहां पे जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे उससे रिलेट करके खुद में चेंजेस लाना, ये एडाप्टेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, फिशेस आर एडाप्टेड टू लिव इन water, while frogs are adapted to live on land and in water both। इसीलिए फ्रॉग कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? तो एम्फीबियन। गुड। क्या है? थोड़ा सेल के बारे में अब देख लेते हैं भाई। द सेल। In 1665, the English scientist Robert Hooke saw a small chamber-like structure during the observation of cork. He termed this chamber as cell. Cell is the fundamental structural and functional unit of life of all living organisms. Some organisms are made up of single cell, that is unicellular, while other organisms such as human are made up of trillions of cells, that is multicellular। राइट? तो सेल के बारे में सबसे पहले बार चर्चा करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और उनके द्वारा ये कृत किया गया था 1665 में। बट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्होंने नॉन लिविंग सेल का किया था, राइट? तो क्वेश्चन आएगा, लिविंग सेल का किसने किया था भाई? लिविंग सेल का किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, राइट? बाय यूजिंग पॉन्ड वाटर, एंड इन्हें ही माइक्रोस्कोप का जनक कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, राइट? ये सब बातें याद रखनी है हम लोगों को। उसके बाद क्या है? ऑल सेल कंटेन थ्री बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हर एक सेल में हम लोग को ये तीनों चीज देखने को मिलेगा। देख लेते हैं क्या चीज है ये तीनों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लिपिड और फैट, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, एंड प्रोटीन। मेजर फंक्शंस आर structural support, transport of nutrition or iron from external environment to inside the cell। तो ये सब में मदद करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट? एज वेल एज सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों? तो ये किसी किसी चीज को अलाउ करता है टू एंटर इनटू द सेल एंड किसी किसी चीज को नहीं करता है, तो सेमी परमिएबल इसीलिए कहलाता है। तो ये बेसिकली किससे बना होता है अगर पूछ लिया जाए, तो ये फैट एंड प्रोटीन से बना होता है, राइट। ये इसका फंक्शन क्या है, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन करवाता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ दिखेगा, तो सेल है, सेल का आउटर कवरिंग जो है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, राइट। फिर क्या आता है साइटोप्लाज्म, fluid like substance that contains cytosol and cell organelles, small compartment within the cell performing different functions, उसे हम लोग कहेंगे cell organelle, space small compartment within the cell performing different functions, एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली ये कंटेन करता है साइटोसॉल नामक जो लिक्विड है, एज वेल एज बाकी उसके अंदर फ्लोट करने वाले जो सेल ऑर्गेनील्स हैं, जो स्मॉल कंपार्टमेंट की बात की। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो तीसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट बियर्स जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल बियर करने वाला कौन सा सेल ऑर्गेनिल है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम लोग को याद रखना है अबाउट न्यूक्लियस, मटेरियल दैट ट्रांसमिट parental characters to their offspring, that is DNA. Fluid inside the nucleus is called nucleoplasm. तो बेसिकली वो जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। इससे होता क्या है, तो ये ट्रांसमिट करता है पेरेंटल कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, एंड जो लिक्विड जो मीडियम जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर देख पा रहे हैं साइटोसोल, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला जो लिक्विड है, जो मीडियम है, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। सेल, सर, यस, এগ একটা সেল মানে একটা সিঙ্গল সেল। ওকে। यस, सेल, दिस स्ट्रक्चर आर लिविंग इन नेचर। तो सेल हम लोग लिविंग इन नेचर में जो है उसको कह रहे हैं। The cytoplasm and nucleoplasm in cumulative form inside the cell is called protoplasm. तो साइटोप्लाज्म बोले तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियोप्लाज्म बोले तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मीडियम सबको अगर जोड़ दे तो प्रोटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। The non-living inclusions of cell are collectively called deutoplasm. तो अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि अगर एक लिविंग सेल के अंदर लोकेटेड जो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग ड्यूटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, राइट। अब यहां पे हम लोग देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, जिसमें मैं कोशिश किया हूं सभी बात डालने का, बट कुछ तो अधूरा रह ही जाएगा, लेकिन जितना भी है देख लेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल का डिटेल स्ट्रक्चर, जिसमें देख पा रहे हो इस साइड वाला है हमारा एनिमल सेल, राइट, एंड इस साइड वाला है प्लांट सेल। अब एनिमल सेल का बाहर अगर देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग को एक आउटर कवरिंग दिख पा रहा है, इसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड अगर प्लांट सेल को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक दीवार जैसा कुछ दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल क्या है, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल, इट इज वेरी रिजिड एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये बात एकदम ध्यान में रखना है कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो कंपोज्ड करता है ऑफ सेल्यूलोज, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड इज इन्वॉल्व इन वाटर मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये वाटर मूवमेंट को
हेल्प करता है इन एंड आउट द सेल, जिसको हम लोग सेल वॉल कह रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग सबको एक एक करके आराम से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला देखो, ऊपर में देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स एंड इज called the powerhouse of the cell as it is responsible for energy production in the form of ATP found both in plant and animal cell। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही मिलते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। क्या करते हैं ये? तो इन्हें हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड form of lipid and proteins responsible for regulating transportation of molecules of the cell, found both in plant and animal cells। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग देख पा रहे हैं आउटर कवरिंग जो है सेल का। तो हम लोग सेल जो एनिमल सेल है उसका आउटर कवरिंग को नॉर्मली एकदम बाहर देख पा रहे हैं, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में भी एक कवरिंग देख पा रहे हैं जिसे हम लोग सेल वॉल कह रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ cell that is involved in protein and lipid synthesis and transport in both plant and animal cells। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग को प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा और एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगा। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जो प्रोटीन और लिपिड का जो सिंथेसिस हो रहा है उनका बनना भी एज वेल एज ट्रांसपोर्ट होना भी विद इन द सेल, राइट। फिर आता है गोल्जी बॉडी। सैक लाइक बॉडी इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिक्रेशन फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो गोल्जी बॉडी अगर बताएं, देख रहे हो ये वाला है गोल्जी बॉडी, राइट। तो इस टाइप का जो भी दिख रहा है यहाँ पे है गोल्जी बॉडी। तो ये बेसिकली सैक लाइक होता है एंड प्रोटीन सिक्रेशन में ये मदद करता है, दोनों में ही पाया जाता है। फिर आते हैं सेंट्रियो, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। तो स्पेसिफिकली जैसे अभी तक हम लोग सीखे थे कि एक्सक्लूसिवली सेल वॉल पाया जाता है प्लांट सेल में, वैसे ही एक्सक्लूसिवली सेंट्रियोल पाया जाता है एनिमल सेल में, राइट। कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे जो है, right, only found in animal cell and is involved in cell division। They form fibers that attach with chromosome and separate them at the time of cell division। तो ये बेसिकली हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और सेल डिवीजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब अच्छे से हम लोग सेल डिवीजन के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे और सेंट्रियोल के बारे में भी उसके अच्छे से बात कर लेंगे। फिर आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जो हम लोग देख पाएंगे दोनों में ही। बेसिकली ये है क्या? तो सिंपल स्फेरिकल सैक लाइक बॉडी इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, फॉरेन बॉडीज एंड अदर सेल और ग्लैंड्स, also known as suicidal bag or atom bomb of the cell, फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो देख लो भाई, इसको कितना कितना सारा इज्जत से नवाजा गया है। पहले तो सुसाइडल बैग, फिर एटम बॉम्ब, ठीक है, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल कहा जा रहा है। तो ये सब क्यों कहा जा रहा है? तो ये डाइजेस्ट कर सकता है, किसके मदद से? इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसके मदद से। किसको किसको डाइजेस्ट कर सकता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, फॉरेन बॉडीज को, और अदर सेल को जो मर गए हैं, एज वेल एज बहुत सारे ग्लैंड्स को, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। एंड न्यूक्लियस बेसिकली कहलाता है ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल हैविंग टू मेम्ब्रेन, मतलब इसका जो आउटर कवरिंग है वो डबल लेयर्ड है, इसलिए टू मेम्ब्रेन कहला रहा है। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए,
तो हम लोग से अगर पूछा जाए जेनेटिक मटेरियल के नाम पे हम लोग किसको जानते हैं, तो डीएनए को जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इन द कंडेंस्ड फॉर्म एज क्रोमोसोम। तो डीएनए जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में है, उसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। Outer membrane is called nuclear membrane which has pores for communication with cytoplasm। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें छेद होते हैं जो इसे मदद करते हैं टू कम्युनिकेट विथ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हम लोगों को और एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी दिखता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। बॉडी फाउंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना in the year of 1781 and acts as a site for synthesis of ribonucleic acid, जिसको हम लोग आरएनए कहते हैं। फिर क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। तो हम लोग से अगर पूछा जाए कि हमारे डीएनए में किस टाइप का प्रोटीन मिलता है, तो हम लोग को बताना है हमारे जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, राइट, फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके बाद आता है हम लोगों का राइबोसोम्स, spherical body found on endoplasmic reticulum of both plant and animal cell, majorly involved in protein synthesis। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बॉडी में हम लोगों को राइबोसोम देखने को मिलेगा, और यहीं पे हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दो डिवीजन है, दो टाइप्स है, क्या क्या है, एक SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ जो है, रफ क्यों है, बिकॉज उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, एंड राइबोसोम प्रेजेंट होने के वजह से ही वो रफ कहला रहा है। एंड राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल किस लिए है भाई, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल, राइट। एंड ये दोनों ही सेल में हम लोग को देखने को मिलेगा अगर हम लोग कंसिडर करें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फिर आता है हमारा सेल वॉल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। तो ये भी एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में मिलने वाला और एक चीज मिला हम लोग को, क्या, तो क्लोरोप्लास्ट, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हैव इट्स ओन डीएनए। अब यहां देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास अपना अपना डीएनए है। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा कौन, न्यूक्लियस। दूसरा कौन, यहां देखो पता चला हम लोग को क्लोरोप्लास्ट। तीसरा अगर पूछा कौन, तो हम लोग को याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और ये जनरली हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है, राइट। फिर क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, क्या है भाई, स्मॉल पोर फाउंड ऑन सेल वॉल, दे कम्युनिकेट बिटवीन टू सेल्स बाय एक्सचेंजिंग मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल का एक्सचेंज के लिए जो छोटा छोटा छेद है ना, वहां से जो वो एक्सचेंज हो पाएगा, उस जगह को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। उसके बाद क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल act as a major organelle that stores and regulate the transport of water and mineral, found in plant cell। but ये exclusively plant cell में नहीं है, ये हम लोग को एनिमल सेल में भी देखने को कभी कभी मिलता है, लेकिन बहुत ही छोटे रूप में, राइट। क्या है, वैक्यूल। काम क्या है सर, तो काम है इसका बेसिकली जो भी वाटर मिनरल ये सब आ रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट होके, उसको स्टोर करके रखना। और देखो प्लांट में ये बहुत बड़ा है, तो पूछा जाता है कि हम लोगों को अगर प्लांट सेल ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हम लोगों को कब कब न्यूक्लियस से बड़ा ऑर्गेनेल कौन सा देखने को मिलता है, तो हम लोग को याद रखना है वैक्यूल के बारे में। यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, ये न्यूक्लियस से देखने में ये है न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल, और ये देखो देखने में काफी बड़ा है। और अगर इसका पूरा पिक्चर होता तो हम लोग इसको देख पाते कि ये काफी अप्रोक्सीमेटली 40% एरिया ये कवर करके बैठा रहता है, राइट। उसके बाद
यस, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है भाई? दिया किनके द्वारा गया था? एम श्लेडेन, अ जर्मन बोटनिस्ट, एंड टी श्वान, a British zoologist, together formulated cell theory around 1839, राइट? तो इन लोगों के द्वारा सेल थ्योरी दिया गया। पहले समझ लेते हैं सेल थ्योरी क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं एक सेल के। उसी से वो डिवाइड करते 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 मतलब बढ़ते 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 वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको हम लोग एग्जाम में कभी कभी ये सेंटेंस देखने को मिलता है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब हर एक सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है एंड ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये इसका एक्चुअल मीनिंग, राइट? सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लाइफ। वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, राइट? ये बात पूछा जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, तो वो है वायरस। एंड सेल थ्योरी को अगर हम लोग समझ चुके हैं तो हम लोग को यहाँ पे नाम याद रखना पड़ेगा श्लेडन एंड शॉन का, जिनके द्वारा सेल थ्योरी पहली बार दिया गया था। लेटर ऑन रडोल्फ वर्चो, इनको फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। तो रडोल्फ वर्चो के द्वारा भी एक दो पॉइंट इसके साथ जोड़ा गया था। तो सभी पॉइंट हम लोग एक साथ यहाँ पे देख लिए, राइट? अब बेसिक टाइप ऑफ सेल्स देख लेंगे और उसके बाद आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड कर देंगे। क्या है? देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे है भाई? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब सेल अंदर में न्यूक्लियस है लेकिन मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब जेनेटिक मटेरियल ऐसे से फैला हो लेकिन इसको बाहर से कोई कवर नहीं किया है, तो क्या कहला रहा है? प्रोकैरियोटिक। बट यूकैरियोटिक में क्या है? न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब सेल अंदर में न्यूक्लियस है, वेल प्रॉपर मेम्ब्रेन है, और अंदर में हम लोग को जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो हम लोग इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह ये सब एब्सेंट मिलेगा। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स आर 70s टाइप ओनली। एंड हेयर अगर हम लोग देखें यूकैरियोटिक में तो राइबोसोम्स जो है वो 70s एंड सॉरी 80s एंड 70s टाइप दोनों टाइप का मिलेगा। फिर एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या है? एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग देखते हैं जो पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर क्या हो रहा है? एटीपी में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी आ रहा है और फिर हम लोग को काम करने का ताकत आ रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा। और उसमें ये होगा भी तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, स्पेसिफिकली उसके लिए कोई भी ऑर्गेनेल नहीं बना हुआ है जैसे हम लोग का यूकैरियोटिक सेल में बना हुआ है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल इज जनरली एब्सेंट, बट यूकैरियोटिक सेल में हम लोग जनरली प्रेजेंट देखेंगे। बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस वाइल ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये दोनों बहुत ही बड़ा बड़ा वर्ड है जो हम लोग बेसिकली जेनेटिक के क्लास में समझेंगे, जिसमें अलग अलग फॉर्म से चेंजिंग होता है, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेल्स है इसमें हम लोग देखें प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे सेल? जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं होगा,
और जिनमें होगा वो यूकैरियोटिक। मेम्ब्रेन कैसे हैं? तो ऑर्गेनेल, मतलब वैसे मेम्ब्रेन, सॉरी, वैसे ऑर्गेनेल जिनका मेम्ब्रेन होगा वो हम लोगों को प्रेजेंट नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोटिक्स में। एंड यूकैरियोटिक्स में हम लोगों को देखने को मिलेंगे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, etc। राइबोसोम का देख लिया हम लोग, एंजाइम का देख लिया कहाँ पे ये एसोसिएटेड है, वैक्यूल के बारे में समझ लिए, एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसप्रेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में हो रहा है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये था आज का क्लास।